नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा करा ली गई है। और ये जो पेपर आप देख रहे हैं, ये जूनियर असिस्टेंट का ही पेपर है। इसमें आप लोगों ने स्कोर क्या किया है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, लेकिन उससे पहले इसके सही उत्तर क्या होंगे, हम लोग आंसर की के बारे में जानेंगे, ठीक है? और इसको मिलाने के बाद आपने कितना अटेम्प्ट किया है, कितने गलत हुए हैं और स्कोर आपका कितना रहा है। ये सारी की सारी जानकारी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसका कट ऑफ क्या रह सकता है, ठीक? टाइपिंग के लिए क्या रहेगा और आगे आने वाली जो जॉइनिंग होगी, उसके लिए इसका कट ऑफ क्या रहेगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, कौन-सा विकल्प है जो पूर्वी हिंदी से मेल नहीं खाता है? और मॉक टेस्ट में मैंने इस तरह के सवाल करवाए थे, हालाँकि ये ईज़ी क्वेश्चन्स में आता है। सबसे पहले का सही उत्तर हो जाएगा ब्रज। दूसरे नंबर में आ जाओ, केवल और केवल हम लोग आंसर डिस्कस करेंगे इसके। विवेकानंद जी का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था। इसमें व्यक्तित्व शब्द संज्ञा का कौन-सा भेद दर्शाता है? सेकंड का सही उत्तर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। तीसरे में आओ हँसना। शब्द में चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। इसमें चंद्र बिंदु शब्द ये क्या है? ये अनुनासिक है, हँसना। इला, पर्यंक और मशक शब्दों का सही तद्भव विकल्प क्या है? इला इलायची होता है, पर्यंक पलंग होता है और मशक मच्छर होता है, यानी इलायची, पलंग और मच्छर। आपका बी पार्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वें में आ जाओ। 5वां क्या कह रहा है? उष्ट्र शब्द तत्सम है तो फिर गायक क्या है? गायक जस्ट वेट। उष्ट्र तत्सम है तो फिर गायक क्या है? गायक भी तत्सम हो जाएगा, ठीक है? 5वें का हो जाएगा डी पार्ट। नेक्स्ट देखो छठा, परिभाषा से युक्त असंगत विकल्प। मैंने आपसे कहा था परिभाषाएँ कुछ तैयार रखना, पूछे जा सकती हैं और कुछ इस प्रकार के तथ्य आपसे पूछे भी गए हैं। हिंदी की लिपि संस्कृत के समान देवनागरी है। असंगत विकल्प आपसे पूछा है। भाषाओं की विविधता को मानकीकरण कहते हैं, ये गलत हो गया। भाषाओं की विविधता को मानकीकरण कहते हैं, ये गलत है। और पंजाबी की लिपि गुरुमुखी व उर्दू की फ़ारसी है, ये भी ठीक है। भाषा ध्वनियों के लेखन चिन्ह को लिपि कहते हैं। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा बी पार्ट। 7वें में आ जाओ। 7वां क्या कह रहा है? जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने सुनने वाले के स्थान पर किया जाता है, उन्हें किस सर्वनाम से जाना जाता है? कहने जस्ट वेट इसको फिर से पढ़ो। जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने और सुनने वाले के स्थान पर किया जाता है, उसे कहते हैं पुरुषवाचक। 7 का आपका सही उत्तर हो जाएगा टी, ठीक है? परिभाषाओं से देखो सवाल आए हैं और इस समय जो आयोग पैटर्न फ़ॉलो कर रहा है, आपसे आगे आने वाली जो परीक्षा है एजीटीए और कई सारी परीक्षाएँ, उनमें आपको डेफिनिशंस तैयार करनी है। आगे देखो, सरपंच ने गाँव में तालाब बनवाया। यहाँ पर कौन-सी क्रिया है? यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होनी चाहिए। पूर्णकालिक होगी नहीं, प्रेरणार्थक होगी। क्वेश्चन नंबर 8वें का ए, अत्यूष्म। अत्यूष्म का शुद्ध संधि विच्छेद और संधि कौन-सी है? अत्यूष्म में आप कहोगे अति धन ऊष्म, तो ई धन ऊ बराबर हो जाएगा यू, यानी कि यू ऐसे बनेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बी पार्ट, यानी अति धन ऊष्म और यहाँ पर है यण संधि। क्वेश्चन नंबर 9th का हो जाएगा बी पार्ट। अब आ जाओ 10वें में। 10th क्या कह रहा है? 10वें में कह रहा है अब सहा नहीं जाता, वाक्य है। अब सहा नहीं जाता ये कौन-सा वाक्य है? कर्मवाच्य है, संदेहार्थक है, इसके अलावा संकेतार्थक है या फिर भाव है। क्वेश्चन नंबर 10वें का सही उत्तर हो जाएगा भाव। 11वें में आ जाओ, कौन-सा शब्द हिंदी उपसर्ग को दर्शाता है? हिंदी उपसर्ग को सरदार, संसार, स्वार्थ या फिर सजल। स्वाधन अर्थ उपसर्ग को दर्शाता है। साधन जल, जस्ट वेट यहाँ तो दोनों हो रहे हैं, साधन जल। टी पार्ट इसमें आयोग देखते हैं कौन-सा मानता है, लेकिन मैं टी के साथ जाऊँगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11 में डाउट है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 11 आंसर की ऑफिशियल आएगी, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ। परिमाणवाचक विशेषण का सही उदाहरण, विकल्प। परिमाणवाचक विशेषण पूछ रहा है आपसे, थोड़ा, कोई। दूसरा यहाँ परिमाण नहीं रहा। कम, तीनों में परिमाण नहीं रहा। ज़्यादा, 5 किलो कम, ये सही है। ज़्यादा 5 किलो कम, यानी सी पार्ट 12वीं का। क्वेश्चन नंबर 13वें में आ जाओ। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन-सा है? अहल्या, आप्लावित, शाप और अभ्यर्थी। अभ्यर्थी। क्वेश्चन नंबर 13 का सी पार्ट सही होगा, अभ्यर्थी। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 14। बाड़ाहत शब्द में कौन-सा समास है? कर्मधारय समास है 14 का। 14 का या द्विगु समास है या अव्ययी भाव है या फिर तत्पुरुष समास है। इसका डी पार्ट सही हो जाएगा, तत्पुरुष। नेक्स्ट देखो 15, असंगत प्रत्यय विकल्प कौन-सा है? कौंतेय, राधेय, राष्ट्रीय और पाथेय। जस्ट वेट, प्रत्यय पूछ रहा है ना आपसे, कौंतेय में ए हो जाएगा, राधेय भी ठीक है, पाथेय भी ठीक है, राष्ट्रीय गलत हो जाएगा यहाँ पे। बाकी सारे मैच कर रहे हैं लेकिन राष्ट्रीय ये असंगत है। 16 में आ जाओ, तत्सम शब्द खटवा। शब्द का तद्भव इसका खाट होगा, ठीक?
खटवा का खाट, यानी 16 का हो जाएगा सी पार्ट। अब आ जाओ 17, हालाँकि हिंदी काफ़ी ईज़ी थी। मृदु का विलोम कौन-सा होगा? कटु। एक मिनट जस्ट वेट, फिर से पढ़ो इसको। मृदु का विलोम ये अगर कटु है, तो फिर ह्रस्व का दीर्घ होता है, ए पार्ट, ह्रस्व दीर्घ। क्वेश्चन नंबर, अब आ जाओ आप, ये तो हो गया 17, 18 में आओ। हवा से बातें कर रहा है, कौन? वह। वह हवा से बातें कर रहा है, वाक्य में कौन-सी शब्द शक्ति है? रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति है, या फिर अभिधा है, प्रयोजनवती है, या फिर लक्षणा है? क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर होगा रूढ़ा लक्षणा शब्द। आगे देखो 19 नंबर। 19 में कह रहा है कि तद्धित प्रत्यय के अनुसार कौन-सा विकल्प बेमेल है, यानी कि जो सुमेलित नहीं है। सर्दी, गर्मी, गरीबी, मोटापा, बुढ़ापा, बहनापा, ये भी ठीक है, और सर्दी, गर्मी, गरीबी भी ठीक है? सुंदरता, मानवता, दुर्बलता भी ठीक है। सुनार, लोहार, या फिर कुम्हार, इसमें ई पार्ट सही होना चाहिए। ई पार्ट, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन-सा फीमेल है? ई पार्ट। अब देखते हैं इसमें आयु कौन-सा मानता है। मेरे हिसाब से ई पार्ट है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20 नंबर। 20 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20, इसमें कह रहा है कि कौवों के कोसे ढोर नहीं मरते। लुकोक्ति का अर्थ कौन-सा है? यानी कि जब कौवे कोसते हैं, तो फिर ढोर नहीं मरते। इसका मतलब सीधा-सा है कि बुरे की बुराई से अच्छे की वो हानि नहीं होती है। ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य कौन-सा है? रमेश की तो अक्ल मारी गई। रमेश की अक्ल मारी गई। अक्ल तो, रमेश की अक्ल मारी गई। मुझे हिंदी आती है, मुझे आपका काम अच्छा लगा। आकाश में झंडा लहरा रहा है। यही सही होगा। यही अशुद्ध है, रमेश की तो अक्ल मारी गई। क्वेश्चन नंबर, यहाँ अक्ल नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 का ए पार्ट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22। शब्द शक्ति के भेद कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं, 5 होते हैं, 4 होते हैं, या फिर 2 होते हैं? क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर होगा 3 भेद। देशज शब्द की दृष्टि से सही विकल्प का चयन करो। फटाफट, खचाखच, हांडी। देशज यही है, फटाफट, खचाखच, या फिर सॉरी डांडी। ए पार्ट सही हो जाएगा। आदि शब्द का विलोम अंत है, तो फिर अत का इति हो जाता है ना? ये आपने पढ़े होंगे, अत का इति। 24 का बी पार्ट हो जाएगा, 24 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25। अभ्यागत का पर्याय कौन सा नहीं है? अभ्यागत अतिथि होता है, पाहुन भी होता है, मेहमान भी होता है, आगंतुक भी होता है, आतिथ्य सत्कार होता है। ये गलत हो जाएगा, सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 26 में देखो 26, कह रहा है पैर से लेकर सिर तक वाक्य के लिए शब्द कौन सा है? पैर से लेकर सिर तक, आपात मस्तक। सिर मस्तक नहीं होगा, ये सारे के सारे गलत हैं। सी पार्ट इसका सही होगा, 26 का सी। अच्छा, ये वाला जो सिंबल है, ये सिंबल, ये कौन सा विराम चिन्ह है? ये होगा इतिश्री। खत्म करने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है, समाप्ति के लिए। जल शब्द कैसा है? जल शब्द रूढ़ शब्द है, डी पार्ट होगा 28 का। इस तरह के शब्द आप प्रीवियस ईयर्स लगाओगे जब क्वेश्चंस, तो आपको ये सवाल मिलेंगे। तो इस तरह के सवाल आप प्रीवियस ईयर्स ज़रूर लगाइए। आपका एजीटीए की परीक्षा होने वाली है, आगे भी परीक्षाएँ होने वाली हैं, जितना मैक्सिमम प्रीवियस ईयर लगा सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि अ, जो नई परीक्षा एजेंसी है वो सवाल ही बदल देगा। अब जैसे ये सवाल कई बार रिपीट हो चुका है, जल शब्द कैसा है? रूढ़ शब्द है ना? ये इस तरह के सवाल रिपीट होते हैं। तो प्रीवियस ईयर्स आज भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। असंगत पर्याय बताओ, चिकुर, सिरोरु, अलग, या फिर कुंतल? क्वेश्चन नंबर 29। 29 में चिकुर, सिरोरु, अलग, या फिर कुंतल, ये सारे के सारे बाल हैं, तो ई पार्ट सही हो जाएगा। मूक का विलोम शब्द था, मूक होई वाचाल, आपने पढ़ा होगा। मूक होई वाचाल, है ना? तो इसका सही हो जाएगा ए पार्ट, 30 का। अब आ जाओ 31 से रीजनिंग में। रीजनिंग में हम आपको केवल और केवल सही उत्तर बताएंगे, ठीक है? 31 का सही उत्तर कौन सा है? श्रीमती कालरा ने मंगलवार 30 सितंबर 1997 को अपनी शादी की सालगिरह मनाई। सप्ताह के उसी दिन वह अपनी अगली शादी की सालगिरह कब मनाएगी? इसका जो सही उत्तर होगा 30 सितंबर 2004, 30 सितंबर 2005। 31 का सही हो जाएगा 30 सितंबर 2003। याद रखिएगा, 31 का केवल और केवल हम आपको सही उत्तर यहाँ पर मैच करा रहे हैं। आप लोग मैच करिए, और आपका स्कोर क्या रहता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अच्छा, ये रहा, एक घड़ी को प्रातः 8 बजे ठीक किया जा रहा है। घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। अगले दिन घड़ी में शाम 1 बजे सही समय लगभग क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 32 का सही उत्तर हो जाएगा 12:48। नेक्स्ट देखो 33, 33। 33 का सही उत्तर क्या होगा? शहर में 65% लोग टेलीविज़न। टेलीविज़न में आपको बार डायग्राम बना के इसको सॉल्व करोगे, तो आंसर आएगा इसका 20। 33 का बी पार्ट। 34 में आ जाओ। 34 क्या कह रहा है? इसमें आपसे पूछा है, भिन्न पूछा है। तो कौन-सा है? माया है, भ्रम है, पहचान है, मति भ्रम है।
यहाँ पर पहचान सही होगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पर रीजनिंग से संबंधित सवाल है और इसका सही उत्तर होगा बी पार्ट, बी ऑप्शन मिलाइए और अपनी कैलकुलेट करिए आप कितने सही कर रहे हो। नेक्स्ट देखो, एक श्रृंखला दी है और श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यहाँ पे। इसका सही उत्तर होगा U 122, V 128, U 121, सॉरी V 121 और U 121। सही उत्तर होगा U 121, 1 to 1। नेक्स्ट देखो 37। 37 का सही उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन से रिक्त स्थान निम्नलिखित में से किसे रिक्त स्थानों में क्रमशः बाएं से दाएं समान क्रम में रखा जाना है ताकि दी गई अभिव्यक्ति इस प्रकार पूरी हो सके कि अभिव्यक्ति a इज ग्रेटर देन p निश्चित रूप से गलत हो। यहाँ पर a इज ग्रेटर देन p निश्चित रूप से गलत कह रहा है तो आप यहाँ पर रख लो L A P N। a इज ग्रेटर देन p, सॉरी a इज लेस देन p, यहाँ तो सही है, आपसे कह रहा है कि गलत है तो ये गलत हो गया। अब यहाँ पर देखो NaPl, हटाओ इसको जरा, NaPl रखो, NaPl, a इज लेस देन p, आपसे कह रहा है गलत है तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, इसको भी हटा दो, ALPN आप रखो, ALPN रखो। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, A इज लेस देन P, A इज लेस देन P, हाँ ठीक है, लेकिन आपसे कह रहा है गलत, तो फिर ये भी गलत हो जाएगा, सी पार्ट। और देखो LNPA, LNPA, आपसे कह रहा है A इज लेस देन P, हाँ A इज लेस देन P, ये तो सही है, लेकिन आपसे कह रहा है गलत हो जाए, तो ये भी गलत हो जाएगा, ई पार्ट आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो फटाफट और मैच कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, 38 में क्या कह रहा है, दी गई आकृति में 10%, जस्ट वेट, इसको पहले मैं इरेज कर दूं। दी गई आकृति में 10% छात्र और अभिभावक हैं। यदि 10% छात्र इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो सही उत्तर निकल के आएगा, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही उत्तर निकल के आएगा वो आएगा 40, 65, 45, डी पार्ट। नेक्स्ट देखो 39, इसमें कह रहा है समूह 1 2 4 6, 1 2 4 6 के सभी अंकों का प्रयोग करके बिना पुनरावृत्ति के 4 अंकों वाली सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का सही उत्तर होगा 6, 12, 8 और 15। 39 का हो जाएगा यहाँ पे, में जो सही उत्तर होगा वो होगा 6, यहाँ से आएंगी 6 6 यानी कि 18, तो ई पार्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 40, 40 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से पहले दूसरे शब्द आपस में कुछ संबंध बनाते हैं। अच्छा, सीधे सीधे क्वेश्चन में आओ। डर्मेटोलॉजी त्वचा से संबंधित है और पल्मोनोलॉजी ये फेफड़े से संबंधित होगा, 40 का सी पार्ट। और आगे बढ़ो, 41 में आ जाओ, कह रहा है FRESH को EQDRB कहा जाएगा, तो उसी कूट में BLEND को क्या कहा जाएगा, BLEND को सही उत्तर इसका हो जाएगा AKTMC। आप मैच कराओ और अपना स्कोर बताइए। क्वेश्चन नंबर 42, 42, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, अब कह रहा है कि इनको डिक्शनरी के आधार पर बताओ कि उनमें से कौन सा है जो दूसरे स्थान पर आएगा। RUM कट कर दो, जो सेम है उनको हटा दो, इसके बाद फिर पहला ये आएगा, इसके बाद दूसरा पूछा है ना तो दूसरा ही आ जाएगा, डी पार्ट। अच्छा, ये सवाल अच्छा था, मैं सीधे सीधे इसका आंसर आपको बताता हूँ, आंसर होगा बी पार्ट। आप मैच करा लेना और अपना उत्तर देख लो। ठीक, आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 44, एक आदमी है, एक्स वाई का परिचय दे रहा है, यानी कि ब्लड रिलेशन से संबंधित सवाल है, सी पार्ट इसका सही उत्तर होगा। ये है 45, आकृतियों से संबंधित सवाल है। यहाँ पर कह रहा है कि उस उत्तर आकृति को चुनिए जो प्रश्न आकृति में निहित है। 45 का सही उत्तर होगा डी पार्ट। ऐसे ये फिर इधर गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, ऐसे आया, फिर नीचे आया, ठीक, फिर इसके बाद ऊपर गया और इसके बाद फिर नीचे आ गया, ये बन रहा है आकृति। 45 का सही हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, अब आप इसको मैच करा लो। अब आ जाओ, हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में, जहां से जीके शुरू है। कह रहा है पेरिस ओलंपिक्स 2024 में भारत के प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित कथनों में गलत कथन को पहचानिए। नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में रजत पदक जीता था, बिल्कुल ठीक है। भारत ने 6 पदक अर्जित किए थे, 1 रजत 5 कांस्य, बिल्कुल ठीक है। पदक तालिका में 70 स्थान पर नहीं था, 71 स्थान पर था भारत, सी पार्ट गलत है। आगे बढ़ो, और 16 खेलों में 117 एथलीटों ने भी भाग लिया था, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 47 में आ जाओ, क्या कह रहा है, इसरो द्वारा स्थापित भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली का नाम क्या है। ये इसका सही उत्तर क्या होगा, क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली का जो नाम है वो था नाविक, NAVIK, ऐसे।
ठीक है? ई पार्ट सही होगा। बायोस्फीयर रिजर्व का विचार ये किसने दिया था? यूनेस्को ने। और किस कार्यक्रम के तहत आया था? इसको बोलते हैं मैन एंड बायोस्फीयर, जीवमंडल। तो ए पार्ट इसका सही हो जाएगा, मैन एंड बायोस्फीयर। ए पार्ट। 49 में देखो, इसमें कह रहा है भारत सरकार के अधीन कौन सा वैधानिक निकाय भारत में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को प्रमाणित करने के लिए उत्तरदायी है? केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। हालांकि जीएसबी अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ते होंगे तो ठीक ठीक। आगे देखो, कुछ क्वेश्चंस हैं जो टफ थे। आगे देखो, 28 फरवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 की थीम बताओ। विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। ये पार्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 50 का ए पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, 51। 51 में कह रहा है कि परमाणु वैज्ञानिक को परमाणु विज्ञान में उनके योगदान के लिए भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो होमी जहांगीर भाभा जी हैं। क्वेश्चन नंबर 52। 52 में आ जाओ। 52 क्या कह रहा है? 52 कह रहा है कि भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना किसने की थी? घासीदास ने। सी पार्ट इसका सही होगा। और ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। आप जब प्रीवियस ईयर्स लगाते हो यूपी पीसीएस वगैरह की, तो वहां पर आप देखोगे ये सवाल पूछा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रयुक्त मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण नहीं है। यहाँ पर आओ, इंग्लिश में पढ़ो थोड़ा सा। ये लिखा है एसएलआर। ये है ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी है, सीआरआर भी है, और ये नहीं है मोरल। ये लिखा है शोषण, यानी कि नैतिक प्रत्यायन। ये गलत हो जाएगा हिंदी में। अच्छा, चौवन में आ जाओ। 54 में, 54 कह रहा है कौन सी नदी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है? जैसे मैंने इसके लिए आपको बताया था एक ट्रिक, सोनम। सोनम कहाँ से निकल रही है? अमरकंटक से। सोन, नर्मदा, महानदी। तो यहाँ पर आंसर होगा नर्मदा। अच्छा, और आगे बढ़ो जरा। 55, 55। कौन सा कथन सही है? भारत में वर्तमान में 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नहीं, गलत है, 8 हैं वर्तमान में। 55 इसका सही उत्तर क्या होगा? ये पहला तो गलत हो गया। सही पूछ रहा है ना आपसे। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति के द्वारा उनके द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से शासन किया जाता है। हाँ, ये सही है। इसके बाद तीसरे में आ जाओ। लद्दाख का गठन 31 अक्टूबर 2019 को अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हुआ। ये भी सही है। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है। ये भी सही है। इसका सी पार्ट, सॉरी, इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। आगे बढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर 56 में आ जाओ। क्या कह रहा है? भारतीय रिजर्व बैंक के आय पहचान और परिसंपत्ति वर्गीकरण के विवेकपूर्ण मानदंडों के तहत यह अवधि कितनी है जिसके बाद कोई भुगतान नहीं किए जाने पर ऋण को गैर निष्पादित यानी एनपीए। एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 90 दिन होता है। याद रखिएगा। इकोनॉमिक्स में आपने ये सारे के सारे टर्म्स पढ़े होंगे। चलिए, भारतीय ध्वज संहिता 2002 में जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो कितना होता है? 3:2, 3:2। नेक्स्ट देखो, 58, 58 नंबर में। 58 नंबर में पुरस्कार विजेता और पुरस्कार की कौन सी श्रेणी इनको मिली है? जैसे चौधरी चरण सिंह भारत रत्न से सम्मानित हुए हैं, वैजयंती माला पद्म विभूषण से हुई हैं, न्यायमूर्ति फातिमा बीबी ये भारत ज्योति पुरस्कार से संबंधित हैं, ये पद्मश्री से संबंधित हैं। तो यही सही हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह भारत रत्न, वैजयंती माला पद्म विभूषण, और फातिमा बीबी हो जाएंगी ज्योति पुरस्कार से, और बद्रप्पन हो जाएंगे पद्मश्री से। तो अब आप मैच करा लेना इनको। ठीक है, आगे बढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर 59 में आ जाओ। संसदीय कार्य मंत्रालय के आधिकारिक निर्देशों के अनुसार युवा संसद किशोर सभा, जस्ट वेट, युवा संसद किशोर सभा के संबंध में गलत कथन को पहचानिए। 59, एक मिनट, फिर से जरा इसको समझते हैं। गलत कथन को पहचानिए। प्रत्येक सत्र में लगभग 50-55 प्रतिभागी शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल सही है। आगे क्या कह रहा है? चर्चा किए जाने वाले विषय में विवादास्पद मुद्दों से बचना चाहिए। चर्चा किए जाने वाले विषयों में विवादास्पद मुद्दों से बचना चाहिए। हाँ, ये भी ठीक है। भागीदारी प्रति वर्ष प्रति संस्थान केवल 1 सत्र तक ही सीमित है। ये भी ठीक है। और इसके अलावा यह युवा संसद वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित किया जाता है। दरअसल ये ऑनलाइन आयोजित किया जाता है। अ, हाँ, ये भी ऑनलाइन आयोजित किया जाता है। तो आम तौर पर मुझे इसका उत्तर ई लग रहा है। अब आयोग देखते हैं यूपी ट्रिपल एससी कौन सा उत्तर मानता है। ठीक है? आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 60।
अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, कौन-सी भारतीय भाषाओं के बीच वास्तविक समय अनुवादन प्रदान करने के लिए मेटी द्वारा शुरू की गई एआई संचालित पहल है? ये वीपीओ में भी पूछा गया था, ग्राम पंचायत अधिकारी में। ये है भाषणी। और देखो क्वेश्चन 61 में आ जाओ, 61 क्या कह रहा है? अच्छा, यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स दिए हैं और कह रहा है कि इनको मिलाइए। आर्टिकल 14 किससे संबंधित है? विधि के समक्ष समता या समानता। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 26 में क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रति स्वतंत्रता और 44 में है समान नागरिक संहिता। ठीक, तो अब आप इसको मैच करा लेना अपने हिसाब से। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 62 गरीबी के आकलन की पद्धति की समीक्षा के लिए दिसंबर 2005 में योजना आयोग के द्वारा विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे तेंदुलकर साहब, सुरेश तेंदुलकर। और आगे बढ़ो, 63 में आ जाओ, 63 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस भारतीय भाषा को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया? तो कौन-सी है? 92nd जो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसमें बोडो भी था, डोगरी भी था, मैथिली भी था और संताली। बोडो, बोडमास मैंने आपको बताया था। बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली सारे के सारे थे। ई पार्ट इसका सही हो जाएगा। अच्छा, अब आ जाओ अगले प्रश्न में, 64 नंबर में, क्या कह रहा है? कह रहा है कि 2023 में आयोजित किस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में वैश्विक जलवायु नीति को आकार देने में भारत की सक्रिय भागीदारी देखी गई, विशेष रूप से पेरिस समझौते और विकासशील देशों के जलवायु वित्त पोषण के संबंध में? ए पार्ट्स का सही होगा। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसको बोलते हैं को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28। आगे बढ़ो जरा, 65 में आ जाओ। 65 में क्या कह रहा है? रेल बजट 2016-17 में शुरू की गई किस पहल का उद्देश्य गति प्रतिबंधों को हटाकर पारंपरिक ट्रेनों को एमईएमयू, डीईएमयू से बदलकर ट्रेन की गति बदलना है? इसका आंसर होगा मिशन रफ्तार। डी पार्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक है? और आ जाओ 66 नंबर में। एमएसी, अब यहाँ से आपका कंप्यूटर शुरू है। तो एमएसी मैक एड्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों में सही कथन की पहचान करो। मैक एड्रेस क्या होता है? मैंने आपको मैक एड्रेस के बारे में बताया। यह पासवर्ड है जिसका उपयोग वाईफाई नेटवर्क, बिल्कुल गलत है। ये उपयोगकर्ता द्वारा डिवाइस को दिया गया सीरियल नंबर, भी गलत है। ये वायरलेस में प्रयुक्त किया जाने वाला एन्क्रिप्शन है, ये भी गलत है। एन्क्रिप्शन सिफर टेक्स्ट, बिल्कुल गलत हो जाएगा। यह निर्माता द्वारा प्रत्येक डिवाइस में दी गई एक विशिष्ट पहचान है। डी पार्ट इसका सही होगा। मैच करो, अपने नंबर जोड़िए, कितने आपके सही हो रहे हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। कौन सा उपकरण होम नेटवर्क आधारित एकाधिक उपकरणों के द्वारा पहुंच वाला एकीकृत स्टोरेज प्रदान करता है? इसको बोलते हैं एनएएस, यानी कि नेटवर्क अटैच स्टोरेज। अच्छा, और आगे आओ, क्वेश्चन नंबर 67। इसका सही उत्तर मैंने क्या बताया है? डी पार्ट, है ना? ठीक है। 68 में आओ, 68 क्या कह रहा है? कह रहा है कि दी गई भंडारण प्रौद्योगिकियों सूची 1 और उनकी विशिष्ट विशेषताओं सूची 2 में मिलान करो। ईई प्रो, क्वेश्चन नंबर 68, ए का हो जाएगा मैकेनिकल मूविंग पार्ट्स है, गलत है, लगातार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। ईई प्रो इलेक्ट्रिकली इरेज़ेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसका पूरा नाम होता है। वो विद्युत रूप से मिटाने, हाँ, ठीक है। इलेक्ट्रिकली इरेज़ेबल यानी मिटाने योग्य, तो ए का हो जाएगा चौथा। अच्छा, बी का क्या होगा फिर? बी में क्या है? एनवीएमई, इसका होगा जस्ट वेट, मैकेनिकल मूविंग पार्ट्स, लगातार रिफ्रेश की आवश्यकता वाली वोलेटाइल मेमोरी है, या पीसीआई एक्सप्रेस बस एसएसडी को सर्वर स्टोरेज से जोड़ती है। बी का हो जाएगा तीसरा। अच्छा, सी में आ जाओ। सी का क्या होगा? एचडीडी, ये होता है मैकेनिकल मूविंग पार्ट्स, मैग्नेटिक स्टोरेज इसकी विशेषता होती है। ये एचडीडी, एसएसडी, ये सारी की सारी विशेषताएँ मैंने आपको कंप्यूटर बैच में पढ़ाई हुई हैं। ठीक है? डी रैम क्या है? डायनेमिक रैम, अर्थात ये हो जाएगा दूसरा, डी का। ये डी रैम का मतलब है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, अर्थात लगातार रिफ्रेश की आवश्यकता वाली फास्ट वोलेटाइल मेमोरी है। अब आप इसको मैच करा लेना अपने हिसाब से। अपने हिसाब से ऑप्शन देख के स्कोर आप बताइए। अभिकथन ए और कारण, ये 2 दिए हैं। आईपी वर्ज़न 6, आईपी वर्ज़न 4। अच्छा, ये कह रहा है कि आईपी वर्ज़न 6, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्ज़न 6 को आईपी वर्ज़न 4 को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रवर्तित किया गया था। 1 मिनट, ये शब्द जो लिखा है, जस्ट वेट, मैं इसको इंग्लिश में थोड़ा पढ़ लूँ। आईपी वर्ज़न 6 वाज़ इंट्रोड्यूस्ड टू रिप्लेस आईपी वर्ज़न 4। 4 ने 6 को रिप्लेस पूरी तरह से नहीं किया है ना? आप ऐसा कह नहीं सकते हो। जस्ट वेट, फिर से मैं पढ़ता हूँ। परिवर्तित करने के लिए किया गया था। हाँ, ठीक है। लेकिन इसने पूरी तरह से परिवर्तित किया नहीं। आईपी वर्ज़न 4 इंटरनेट के विकास के अनुरूप पर्याप्त
आईपी एड्रेस उपलब्ध नहीं करा पाया है। अच्छा, अभिकथन को अगर मैं सत्य मानूँ, तो कारण क्या सत्य है? रिप्लेस करने के लिए आईपी वर्जन 6 आया, क्यों? क्योंकि आईपी वर्जन 4 इंटरनेट के विकास के अनुरूप पर्याप्त आईपी एड्रेस उपलब्ध नहीं करा पाया। सही हो सकता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ये डी पार्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी इसमें मुझे डाउट है, ठीक है? इसमें मुझे डाउट है, चूँकि रिप्लेस करने के लिए पूरी तरह से रिप्लेस नहीं किया है इसने। तो 69 का आयोग से देखते हैं उत्तर क्या होगा। अभी हाल-फिलहाल में आप डी मान के चलिए, ठीक? इसका सही उत्तर डी। बाकी आयोग की आंसर की का इंतज़ार करिए। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 70। भंडारण क्षमता इकाइयों को उनके सही साइज़ के आधार पर लगाओ। किलोबाइट ये होता है 1024 बाइट्स के, गीगाबाइट गीगाबाइट होता है 1024, गीगाबाइट क्या होता है 1024 एमबी के होता है, ये दूसरा सही हो जाएगा। टेराबाइट 1024 जीबी के होता है, ठीक है? और मेगाबाइट 1024 केबी के होता है। तो ये मैच है, आप इनको देख के सही उत्तर को मैच करा लो। आगे देखो, हालाँकि कंप्यूटर काफ़ी ईज़ी अन्य के मुकाबले। अभी यूपी जीके देखी नहीं है, यूपी जीके देखता हूँ कैसी है। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स आर्किटेक्चर में आईओटी गेटवे मुख्य रूप से और क्लाउड के बीच एक सेतु के रूप में काम करता है। जस्ट वेट। आईओटी आर्किटेक्चर में आईओटी गेटवे मुख्य रूप से क्लाउड के बीच एक सेतु के रूप में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 71 का यूजर तो नहीं होगा, सेंसर होना चाहिए। 71 का ए पार्ट सही उत्तर हो जाएगा सेंसर। ठीक है, आ जाओ 72 में। 72 क्या कह रहा है? ये फ़ॉर्मूले मैंने बहुत आपको कराए थे, प्रैक्टिकल भी कराया था, तो यहाँ से सवाल गलत नहीं होना चाहिए। सब टोटल ये आपको फ़ॉर्मूले में अंदर सेल का एड्रेस दिया हुआ है और किस प्रकार से सम A1 A10 से भिन्न है। सब टोटल में छिपी हुई पंक्तियाँ शामिल होती हैं और सब टोटल योग के बजाय औसत लौटाता है या सब टोटल मैन्युअल रूप से छिपाई गई पंक्तियों यानी फ़िल्टर के साथ को अनदेखा करता है। सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 का सी पार्ट। आगे बढ़ो ज़रा। नेक्स्ट देखो 73। कह रहा है कि एक ऐसा तरीका है जिसमें ईमेल एड्रेस यूआरएल में फेरबदल करके लोगों को धोखा दिया जाता है। तो ये तो हो गया स्पूफिंग, जबकि फ़िशिंग उपयोगकर्ता से लॉगिन क्रेडेंशियल्स जैसी संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए धोखा देने का एक तरीका है। 73 का सही उत्तर हो जाएगा ए पार्ट। आगे बढ़ो ज़रा, 74 में आ जाओ। 74 क्या कह रहा है? एक सोशल मीडिया अकाउंट जो अक्सर स्वचालन का उपयोग करके गलत सूचनाओं का बार-बार आदान-प्रदान करता है, उन्हें बढ़ाता है, उसे प्रायः कहते हैं बॉट। ए पार्ट 74 का। और आगे बढ़ो 75 में आओ। हार्डवेयर घटक दिए हैं और उनके कार्य दिए हैं। जैसे देखो अ, जस्ट वेट। जीपीयू। जीपीयू क्या है? सक्रिय यानी एक्टिव प्रक्रियाओं के लिए स्थायी डेटा संग्रहण है, निर्देशों को निष्पादित करता है और डेटा को प्रोसेस करता है। ग्राफिक्स और विजुअल डेटा की डेडिकेटेड प्रोसेसिंग है। ए इसका हो जाएगा तीसरा, यानी ए का हो जाएगा तीसरा। ठीक। अब आगे बढ़ो जरा, बी को देख लो। रैम क्या है? सक्रिय प्रक्रियाओं के लिए अस्थायी डेटा संग्रहण। ठीक है, बी का पहला हो जाएगा। तीसरे में आ जाओ, एसएसडी क्या है? इसको पढ़ो। पहला और तीसरा तो हो गया, तो पहला भी कट कर दो और तीसरा भी कट कर दो। अब केवल और केवल आंसर आपको 2 और 4 में चूज़ करना है। एसएसडी क्या है? निर्देशों को निष्पादित करता है और डेटा को प्रोसेस करता है। या फिर स्थायी डेटा के लिए नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है। तो इसमें एसएसडी का सही उत्तर हो जाएगा चौथा। और सीपीयू क्या है? ये निर्देशों को निष्पादित करता है और डेटा को प्रोसेस करता है। तो तीसरे का यानी सी का हो जाएगा चौथा और डी का हो जाएगा दूसरा। ठीक, अब इसमें आप मैच करा लेना। आगे बढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 76 में आ जाओ। 76 क्या कह रहा है? वह उपकरण या सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट पर क्लाइंट अनुरोधों और सर्वर प्रक्रियाओं के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्रॉक्सी सर्वर। 76 का हो जाएगा सी पार्ट, प्रॉक्सी सर्वर। और आगे बढ़ो, 77 में आ जाओ। डोमेन डीएनएस के संबंध में गलत कथन की पहचान करो। डीएनएस सर्वर डिफ़ॉल्ट रूप से पोर्ट संख्या 53 का उपयोग करते हैं। बिल्कुल ठीक है। आगे, डीएनएस ज़ोन ट्रांसफर के लिए टीसीपी और क्वेरीज़ के लिए यूडीपी का इस्तेमाल करते हैं। इसमें ये भी ठीक है। कह रहा है कौन-सा कथन गलत है? डीएनएस कैशिंग नेटवर्क दक्षता में सुधार करता है। ठीक है, डीएनएस डोमेन नामों को आईपी एड्रेस में अनुवादित करता है। इसका सही उत्तर होना चाहिए उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक, नेक्स्ट देखो 78। एक्सेल सेल के संदर्भ में सही कथन की पहचान करो। निरपेक्ष संदर्भ पंक्ति या स्तंभ संदर्भों को लॉक करने के लिए डॉलर का उपयोग किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है सही कथन को पहचानो। निरपेक्ष संदर्भ, जस्ट वेट मैं इसको थोड़ा-सा इंग्लिश में पढ़ता हूँ। एब्सोल्यूट referencing uses dollar to log row and column references। हाँ ठीक है, ए पार्ट सही हो जाएगा। आगे, सूत्रों के सेल संदर्भों का उपयोग, सूत्रों में सेल संदर्भों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सेल में मिश्रित संदर्भ संभव नहीं है। सापेक्ष संदर्भ सभी सूत्रों में सेल को स्थिर रखता है। इसका हो जाएगा ए पार्ट 78 का। ठीक है, नेक्स्ट देखो 79 एनएलपी यानी कि प्राकृतिक भाषा प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में टोकेनाइजेशन क्या है? टेक्स्ट को अलग-अलग शब्दों या वाक्यांशों में विभाजित करना इसका मुख्य कार्य होता है। तो 79 का हो जाएगा ए पार्ट, यही सही है। अब आ जाओ हम बात करते हैं 80 नंबर की। कह रहा है मोबाइल टैबलेट स्क्रीन के प्रकारों और उनकी विशेषताओं को मिलाइए। मोबाइल टैबलेट के ये स्क्रीन के प्रकार दिए गए हैं और उनकी विशेषताएँ दी गई हैं। सबसे पहले इसमें जो सबसे सिंपल है उसको उठा लो, जैसे एलसीडी, ये सबसे सिंपल मुझे लग रहा है। तो एलसीडी की विशेषता क्या है? उच्च पिक्सेल डेंसिटी है, कम शक्ति रीडर्स है या फिर बैकलिट बजट डिवाइसों में ये आम होती है। तो बी का हो जाएगा तीसरा, ये आम होती है। ठीक है? अब इसमें ज़रा देखो कौन-कौन सा है जो आपके लिए सही उत्तर मिल सकता है। बी का मैंने किसको लगाया? बी का लगाया तीसरे को। तो बी का दूसरा नहीं होगा, बी का चौथा नहीं होगा, बी का तीसरा डी पार्ट। अब यहाँ पर आओ, रेटिना डिस्प्ले ये उच्च पिक्सेल डेंसिटी इसकी विशेषता होती है। तो सी का हो जाएगा पहला, सी का पहला यानी डी पार्ट ही सही होगा। और फिर ए का हो जाएगा चौथा और डी का हो जाएगा दूसरा, ठीक है? आगे नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 81 अब यहाँ से यूपी जीके शुरू है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के बारे में ये कथन दिए हैं, इन कथनों को पढ़िए और बताओ कि कौन-सा सही है। सबसे पहले देखो, यह हिंसा की शिकार महिलाओं को पुनर्निर्माण, सर्जरी सहित आर्थिक और चिकित्सा राहत प्रदान करता है, तो ये ठीक है। हिंसा की शिकार महिलाओं के नाबालिग बच्चों को शैक्षिक और चिकित्सीय सुविधाएँ देता है, ठीक है। यह कोष केवल उन महिलाओं के लिए है जो बच्चों की सहायता करता है, उन महिलाओं और बच्चों की सहायता करता है जो हिंसा के प्रत्यक्ष शिकार हैं। प्रत्यक्ष नहीं, ये अप्रत्यक्ष के लिए भी है, तो ये गलत हो जाएगा। कोष में सार्वजनिक योगदान किसी जिले में विशिष्ट गतिविधियों के लिए अथवा कोष के सामान्य योगदान के रूप में निर्देशित किया जा सकता है। इसमें 3 कथन आपके सही हैं। और आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि अर्जुन पुरस्कार विजेताओं का उनके उनसे संबंधित खेलों में मिलान करो। अब यहाँ पर दिया है मीना शाह। मीना शाह का संबंध किससे है? मीना शाह का संबंध है बैडमिंटन से। तो ए का हो जाएगा तीसरा। ए का तीसरा हो जाएगा, है ना? या तो ये सही है या तो ये सही है। आगे देखो प्रीति पाल मुझे अभी याद है, प्रीति पाल का संबंध किससे है? पैरा एथलीट से। तो डी का हो जाएगा चौथा। डी का हो जस्ट वेट प्रीति पाल पैरा एथलीट ही तो हैं। हाँ, ठीक है। डी का चौथा हो जाएगा, अब ये गलत हो गया आपका, ठीक? तो डी पार्ट इसमें सही होना चाहिए। अच्छा ये जो अ, अवंतिका अग्रवाल सॉरी अवंतिका बोल दिया। अवंतिका अग्रवाल जो है ये शतरंज से है, अवंतिका अग्रवाल। तो सी का हो जाएगा दूसरा, सी का दूसरा यानी डी पार्ट ही सही होगा। आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 83 बदायूं के ऐतिहासिक विवरण के आधार पर गलत कथन की पहचान करो। आपसे गलत कथन पूछ रहा है। बदायूं के पुराने नामों में बुद्धमऊ था। पुराने नामों में से एक था बुद्धमऊ। तो बदायूं का एक पुराना नाम जब आप बदायूं के बारे में पढ़ते हो, तो बदायूं के बारे में आपको मिलता है वेदामूथ, ये भी नाम मिलता है। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1196 में बदायूं का खिलाफत तय किया। महात्मा गांधी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बदायूं का दौरा किए थे। 1801 में ब्रिटिश 1801 में बदायूं जो है वो ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया था। तो इसमें कौन-सा सही होगा? इसमें सॉरी गलत कौन-सा होगा? गलत पूछ रहा है, ठीक है? महात्मा गांधी क्या बदायूं गए थे 1942 में? आप badaयूँ.nic की जब साइट में जाते हो, तो ये सारी जानकारियाँ आपको मिलती हैं, ये नहीं मिलती है। ठीक? सी पार्ट इसमें सही होना चाहिए। बाकी आयोग की ऑफ़िशियल आंसर की आ जाने दो, इसके बाद फिर और क्लियर होगी चीज़ें। स्टार्टअप नीति 2025 इसे पढ़ो इसको स्टार्टअप नीति 2022 में इसको संशोधित किया गया था और 2020 में ये आई थी, जिसे 2022 में संशोधित किया गया और कह रहा है कि इसका उद्देश्य स्टार्टअप इंडिया द्वारा राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को शीर्ष 3 राज्यों में स्थान दिलाना है। इसकी वैधता कितनी है? आम तौर पर वैधता होती है 5 सालों के लिए, ठीक है?
तो 2020 में आया था, 5 साल यानी 25 तक रहेगा ये। तो अधिसूचना तिथि के 5 साल तक। आगे बढ़ो और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में आ जाओ। 85 क्या कह रहा है? वर्तमान उत्तर प्रदेश के प्राचीन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भूगोल के संदर्भ में ये कथन दिए हैं और बताओ कि इनमें से कौन सा कथन सही है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कुशीनगर में तो दिया नहीं था, सारनाथ में दिया था, पहला गलत हो गया। पूर्व पांचाल वत्स और विदेह मध्य देश के प्रमुख महाजनपदों में से थे, जो राज्य के प्रारंभिक क्षेत्र का गठन करते थे। क्वेश्चन नंबर 85, 85, यहाँ पर जरा गौर करना। कुरु, पांचाल, वत्स, विदेह, ये सारे के सारे मध्य देश, यानी कि जो मध्य देश है अपना उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, यहाँ पर थे। लेकिन ये तो सब थे, विदेह कहाँ था? मैंने आपको महाजनपद पढ़ाए हैं, तो ये तो बिहार में था, यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में चला गया। सॉरी, पूर्वी भारत में चला गया। तो ये गलत हो जाएगा मेरे हिसाब से। आगे, सम्राट अशोक ने मध्य देश में कई कल्याण, ठीक है। तो यहाँ पर केवल और केवल एक सही, यानी कि तीसरा सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना? बाकी इसमें आयोग की ऑफिशियल आंसर की आती है, तब देखता हूँ और कौन-कौन से वो सही मान रहा है। और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, जिलों को निम्नलिखित जिलों को उनसे संबंधित ओडीओपी, एक जिला एक उत्पाद वस्तुओं के रूप में सुमेलित करो। जिला दिया है और उत्पाद दिया है। भदोही कालीन से संबंधित है और ए का हो जाएगा दूसरा। इसके अलावा बी का पहला हो जाएगा, यानी कन्नौज इत्र से संबंधित है, तो सी का हो जाएगा तीसरा, यानी लखनऊ चिकनकारी से संबंधित है और ये धातु शिल्प है। ए पार्ट इसका सही है, सही। आगे देखो 87, 87, उत्तर प्रदेश वन विभाग के अनुसार कौन सी 2 नदियाँ हैं जो उत्तर प्रदेश में पीलीभीत टाइगर रिजर्व से दक्षिणी सीमा बनाती हैं? तो जब आप पीलीभीत टाइगर रिजर्व को पढ़ते हो गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट से, वहाँ पर आपको शारदा और खतरा नदियाँ मिलती हैं। तो सी पार्ट इसका सही होगा। 87, 87 का। और आगे बढ़ते हैं। हम पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 88 में। कथन दिया है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सभी भारतीय राज्यों में सबसे ज़्यादा है, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ये गलत हो जाएगा। ए सही है, आर गलत है। आप ऑप्शन को मैच करा लेना। और आगे बढ़ो 89, 89, नीति आयोग द्वारा जारी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले के एक ब्लॉक ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है? कौशाम्बी। ये अगर आप लगातार हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज फॉलो कर रहे हो, तो उसमें मैंने इनको करवाया भी है। करंट अफेयर्स आप जो मंथली करंट अफेयर्स आती है केडी क्लासेस चैनल के द्वारा, तो आप उसको ज़रूर फ़ॉलो करिए। बहुत सारे क्वेश्चन जो करंट के हैं, नीतियों से संबंधित हैं, योजनाओं से संबंधित हैं, आपको उसमें मिल जाएँगे। अच्छा, मुगल सम्राट ने संगम के सामरिक महत्व से प्रभावित होकर इलाहाबाद शहर की स्थापना करी। ये क्वेश्चन मैंने वीपीओ का जब मैंने मॉक टेस्ट करवाए थे, तो वहाँ भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। कौन है अकबर? हालाँकि ये सिंपल सा सवाल है। और allahabad.nic.in की आप ऑफ़िशियल साइट में जाओगे, तो ये डेटा आपको वहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी पात्रता या मापदंड नहीं है? उम्मीदवार ने कम से कम 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो। क्वेश्चन नंबर 91 का सही उत्तर क्या होगा? कह रहा है मापदंड नहीं है। इसका सही उत्तर होना चाहिए यहाँ पर 12वीं नहीं 10th होना चाहिए। उम्मीदवार की कुल पारिवारिक आय 3 लाख, बेरोजगार होना चाहिए और स्थायी निवासी। ए पार्ट इसका सही होगा। और आगे बढ़ो 92 में आ जाओ, 92, यूपी एमएसएमई नीति 2022 के अनुसार बुंदेलखंड और पूर्वांचल के लिए एमएसएमई को स्टाम्प ड्यूटी के लिए कितनी छूट दी गई है? 92 का सही उत्तर होगा 100%। याद रखें, एमएसएमई है, ठीक है? अलग-अलग नीतियों के लिए ये डेटा अलग-अलग हो सकता है। तो एमएसएमई के लिए 100% है। क्वेश्चन नंबर 92 का 100। आगे देखो 93, इस स्मृतिका युद्ध स्मारक ये कहाँ है? ये है लखनऊ में और इसकी आधारशिला जनरल रोड्रिक्स ने रखी थी। ए पार्ट सही हो जाएगा। आगे बढ़ो जरा 94 में आ जाओ। 94 कह रहा है कि 1928 में उद्घाटन किए गए उत्तर प्रदेश में संविधान भवन के मुख्य वास्तुकार कौन थे? यूपी स्पेशल में अ, इसमें मैंने आपको करवाया है, अगर आपने पढ़ा होगा यूपी स्पेशल, तो वहाँ पर ए पार्ट आपने लगाया होगा, स्विनन जैकब और हीरा सिंह। और आगे बढ़ो 95 में आ जाओ, क्या कह रहा है 95, संत कबीरनगर जिला आधिकारिक तौर पर कब सृजित किया गया था और इसका मुख्यालय कहाँ है? कबीरनगर का है खलीलाबाद में और 1997 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। 95 का हो जाएगा डी पार्ट, ठीक? 5 सितंबर 1997 और खलीलाबाद में। और आगे बढ़ो तो 96 में आ जाओ, क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन-सा विश्वविद्यालय पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहलाता है? ये तो भैया इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, सबने रट रखा होगा।
96 का। चलिए, अब आगे बढ़ो। 97 में आ जाओ। बिजली घाटे और बुनियादी ढांचे के मुद्दे को हल करने के लिए उत्तर प्रदेश में किन 2 बिजली वितरण कंपनियों के निजीकरण पर विचार किया जा रहा है? मध्यांचल और पूर्वांचल है, पश्चिमांचल है, विद्युत वितरण मध्यांचल है, या फिर पूर्वांचल और पश्चिमांचल है, या फिर दक्षिणांचल है और पूर्वांचल है। 97 का डी पार्ट होगा। डी पार्ट। डी पार्ट क्यों होगा? मैं आपको इसका स्रोत दिए देता हूँ। आप 14 जनवरी 14 जनवरी 2025 की एक आर्टिकल में जाओगे, द हिंदू ने पब्लिश किया था। द हिंदू ने 14 जनवरी 2025 की इस आर्टिकल में इसमें साफ-साफ लिखा गया है कि दक्षिणांचल और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ठीक है? तो मेरे हिसाब से डी पार्ट होगा, बाकी आयोग को आने दीजिए। आयोग को अपनी उत्तर कुंजी प्रकाशित करने दो, फिर इसके बाद और चीज़ें क्लियर होंगी। तो अभी फ़िलहाल आप इसी को उत्तर मान के चलो, डी पार्ट। अब आ जाओ 98 में। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा की स्थापना कब हुई थी? ये 1989 में हुई थी गीडा की स्थापना, 1989 में 30 नवंबर को। तो सी पार्ट इसका सही होगा। 91 क्यों लगाया है आपने? ये तो चीज़ें एकदम स्टैटिक जीके हैं, ये तो याद ही होनी चाहिए हर हाल में, है ना? एक बार याद कर लिए, फिर उनको रिवाइज़ करते रहो। आगे आ जाओ 99 में। मुख्यमंत्री के निर्देश पर महिला यात्रियों को सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए यूपी एसआरटीसी ने कौन-सी पहल शुरू करी है? रात्रि गश्त या फिर एसी बसों में महिलाओं के लिए रियायती किराया, महिला चालकों द्वारा संचालित पिंक बस सेवा, ये सही है, पिंक बस सेवा। आगे बढ़ो ज़रा 100 नंबर में, डायल 100। 100 में कह रहा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से शहर 2015 में केंद्रीय स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत चुने गए शहरों में शामिल हैं? तो कौन-कौन से शहर हैं? अयोध्या, फिरोजाबाद है, नोएडा है, रायबरेली, बस्ती है। इसका सही उत्तर होगा लखनऊ है, आगरा है, वाराणसी है और प्रयागराज है। डी पार्ट सही होगा। ठीक, तो ये 100 क्वेश्चंस हैं और 100 क्वेश्चंस के मैंने उत्तर आपको बता दिए हैं। सभी लोग इनको मैच कराइए। आपका स्कोर क्या रहता है? वो स्कोर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका जो सेफ टाइपिंग के लिए कट ऑफ है और इसके अलावा जो आगे आने वाला जो फाइनल रिजल्ट होगा, उसमें कितने नंबर का लैप्स हो सकता है। ठीक है? कुछ क्वेश्चन्स में मुझे भी डाउट है, तो आयोग की ऑफ़िशियल उत्तर कुंजी आने के बाद फिर और चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है? तो इनको मैच करा के आप लोग मुझे बताइए कौन-कौन से आपने कितना-कितना स्कोर किया है। धन्यवाद।